नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। मैं रितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस क्लास में। आज क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने वाले हम लोग। तो कल के कथा में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से शुरू करने वाले हैं। कह रहा है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर सिर्फ एक एग्जांपल लिया जाए एयर, तो आप जानते हैं कि विदाउट एयर नोबडी कैन सर्वाइव, है ना। लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है बिना हवा के। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। इन दिस वे रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड ऑल्सो important to maintain the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. ऐसा लोग मानते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना ये नेचर का फ्री गिफ्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। तो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली। तो अब जो है इंसान इसको अपने बाप का माल समझते हैं, है ना, और उसी तरीके से बेतहाशा यूज करते हैं, जिस वजह से ये बाप का माल अब खत्म हो रहा है और कई सारे मेजर प्रॉब्लम्स सामने खड़े आ चुके हैं। कह रहा है कि ये कैसे जो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। तो कह रहा है कि कुछ लालची लोगों के लालच को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज का बेतहाशा एक्सप्लॉयटेशन, है ना, इस वजह से भी ये मेजर प्रॉब्लम होता है। दूसरा कह रहा है कारण क्या है इन मेजर प्रॉब्लम्स के, कौन से प्रॉब्लम्स? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह नीचे हम लोग देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हो जाना, ये भी जो है ना सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, रिच एंड पुअर। तो सोसाइटी में भी एक प्रॉब्लम है ना, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सोसाइटी एंड इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्लस indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis। तो ग्लोबल क्राइसिस भी हो रहा है। कौन से? ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है ना, और पर्यावरण में CO2 का मात्रा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड कह रहा है ओजोन लेयर डिप्लेशन। अगर ओजोन जो कि O3 कहते हैं, अगर ये जो है ना इसका लेयर अगर डाउन हो गया तो क्या होगा? ये क्या करता है? ये सन के अल्ट्रावायलेट रेज को हमसे दूर रखता है, हमको बचाता है ना। लेकिन ओजोन लेयर जब डिप्लेट कर जाएगा तो फिर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाएगा कौन? तो फिर वेरियस कैंसर एंड अलग डिजीज फिर जो है वो क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये भी लैंड, सॉइल, एयर, वाटर, इन सब के क्वालिटी को भी जो है ना डाउन कर रहा है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, और जमीन जो है ना मिट्टी भी डिग्रेड हो रही है, तो इस वजह से भी जो है कल्टीवेशन एग्रीकल्चर पे बहुत असर पड़ता है। तो जमीन, एयर, वाटर, इन सब की क्वालिटी जब डाउन होगी तो लाइफ ऑफ ह्यूमन, उसकी भी क्वालिटी जो है बहुत अफेक्ट होगा। अगला कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस और लाइफ के क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि किसी एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना हो जाए और किसी दूसरे आदमी के पास बहुत कम रिसोर्स ना हो जाए। मतलब इक्वालिटी जो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी है, यहाँ जरूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। करेक्ट। इन द इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, अगर ये जो फैशन है ना रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का,
तो जो प्रेजेंट फैशन है, अगर यही फैशन कंटिन्यू रहा तो बहुत जल्द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर, हमारे ग्रह का फ्यूचर बहुत जल्दी खतरे में पड़ जाएगा। देखिए इंसान जो है ना, इंसान बहुत चालाक जीव है। यहाँ पे फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट की जगह पे ह्यूमन सिविलाइजेशन ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, इसको समझिए। अगर प्लैनेट से ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो धरती फिर से नेचर के गोद में हरी भरी दिखने लगेगी, वो फिर से जो है फलने फूलने लगेगी, नए नए जीव जो है फलने फूलने लगेंगे। धरती को किसी से खतरा है, वो इंसानों की हरकतों की वजह से ही खतरा है। तो फ्यूचर ऑफ प्लैनेट डेंजर में नहीं है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन डेंजर में है। और बहुत एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। आई होप आप सबने उनका नाम सुना होगा, जो चेयर पे एक बैठे होते थे, है ना, और उन्हें जो है कई सारी डिजीज थी। तो वो चेयर पे बैठे बैठे उन्होंने कई सारे रिसर्च और कई सारी थ्योरीज दे डाली। उन्होंने कहा था कि अगर अगले 100 साल में इंसान प्लैनेट अर्थ को नहीं छोड़ता है तो ये इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। ये नहीं कहा था उन्होंने कि लाइफ के जो है ना, लाइफ कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, लाइफ कंटिन्यू रहेगी बट इंसानों के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि इंसानों की, है ना, इनकी हरकत ही ऐसी है। अगला कह रहा है देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल। तो इस वजह से एक सस्टेन्ड लाइफ चलता रहे, कंटिन्यू रहे, इसके लिए जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग करना। तो अब सस्टेनेबल क्या है, आइए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5, है ना। तो अब देखिए कि कितना सारा यहाँ पे सस्टेनेबल वर्ड यूज किया है। एक यहाँ सस्टेन्ड है ना। तो सस्टेन्ड जो है, आइए इसको समझते हैं क्या है। लुक, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना जब आप डेवलपमेंट करते हैं, ताकि प्रेजेंट के नीड को सेटिस्फाई किया जा सके, प्लस फ्यूचर का जो नीड है ना वो भी अफेक्ट ना हो, फ्यूचर नीड भी अफेक्ट ना हो और प्रेजेंट का नीड भी सेटिस्फाई हो जाए। तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट में लाइफ को सस्टेन कर रहा है और फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसको भी सस्टेन करेगा। इस तरीके से किया हुआ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। चलिए अगला कह रहे हैं रियो डे नेरो अर्थ समिट। रियो डे जेनेरियो पढ़िए या रियो डे नेरो पढ़िए, हम अंग्रेज नहीं है, हम भारत के लोग हैं, ठीक। कह रहा है इन जून 1992 100 स्टेट से ज्यादा के राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राजील में एक मीटिंग किया। अब मीटिंग किया होगा तो पार्टी भी की होगी, पर उस मीटिंग का एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, ये जो था ये एजेंडा था उनका। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे ये उनका एजेंडा था। और उन्होंने एक रियो कन्वेंशन के तहत ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21, उन्होंने एक एजेंडा एक्सेप्ट किया जो कि था एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि अभी जो हमने यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा ना, इस पे एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया रियो डे नेरो अर्थ समिट 1992 में, ठीक। और एजेंडा 21 जो है डिक्लेयर किया गया। क्या था एजेंडा 21? कह रहा है कि ब्राजील में हुआ एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, इसको अचीव करना ऑब्जेक्टिव था। एक ऐसा एजेंडा, आर्टिकल 21 एक ऐसा एजेंडा है टू कॉम्बैट, मतलब टू फाइट, टू इरेडिकेट इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करना, पॉवर्टी कम करना, डिजीज जो है इसको ग्लोबल कॉपरेशन, ग्लोबल लेवल पे कॉपरेट करके डिजीज का खात्मा, ये जो है ना इसकी बात की गई थी एजेंडा 21। कॉमन, मतलब ये सब को जो है ना, इसमें ये सबके हितों का चीज था, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक देश जो है कहेगा कि नहीं हम जो है इन्वायरमेंटल डैमेज करेंगे, हम गरीबी लाएंगे, हम जो है बीमारी लाएंगे, है ना। कोई देश ऐसा नहीं चाहता, नहीं तो उसकी जो है ना इकोनॉमी और जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा।
तो ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इसको इरेडिकेट करना, कम करना। ठीक, शायद लगता है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान नहीं पहुंचा था, इसलिए ये जो है ना कश्मीर मांगते मांगते आटा मांगने की नौबत आ गई। कह रहा है कि एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ। कहा गया कि इसको लोकल लेवल पे भी जो है ना, लोकल लेवल पे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि लोकल लेवल पे भी जो है डेवलपमेंट हो सके। चलिए, अब कह रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हमने की कि हम रिसोर्स जो है डेवलप करेंगे, तो डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है प्लान करना। ठीक, और प्लान के अकॉर्डिंग चलना। ये अलग बात है कि आप प्लान करते हैं कि आप जो है ना 9th से 10th में आ गए, तो अब आपने जो है ना कसम खाया है, प्रॉमिस किया है खुद से, डिटरमाइंड हो गए कि अब से जो है खूब अच्छे से पढ़ना है। 1 सप्ताह पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना प्लानिंग का क्या ही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, तो भारत जैसे देश में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्यों जरूरी है भारत में रिसोर्स प्लानिंग करना, उसका जवाब ढूंढते हैं। कह रहा है कि भारत में जो है ना इनॉर्मस डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज का, बहुत डाइवर्सिटी मतलब विविधता। आप सिविक्स में भी पढ़ते होंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ना है रिसोर्सेज का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कह रहा है कि कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिच हैं, किस मामले में रिच हैं, पैसे के मामले में या रिसोर्सेज के मामले में? रिसोर्सेज के मामले में रिच हैं। कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिसोर्सेज के मामले में रिच हैं बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। मतलब ये कि कुछ रीजन ऐसे हैं जिसके पास कोई एक तरह का रिसोर्स है और बी तरह का रिसोर्स नहीं है। वहीं कुछ रीजन ऐसे हैं जहां बी तरह का रिसोर्स है और ए तरह का रिसोर्स नहीं है। एग्जाम्पल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो है ना रिच इन मिनरल्स हैं। रिच मतलब आप जानते हैं, और मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कोल डिपॉजिट में और मिनरल्स डिपॉजिट में बहुत आगे हैं। पर आप देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है ना। जे एंड के, जम्मू कश्मीर नहीं, सॉरी, जे के, झारखंड जो है ना ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, और कोल के मामले में, रिसोर्स के मामले में ये बहुत हाई है। करें कि अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब वाटर रिसोर्स है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरे एक वाटर पार्क बना लेते हैं और दिन भर उसमें खेलते, पर कह रहा है वही तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही तो नहीं है कि डैम भी बना सकें। वाटर जहाँ रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ डैम बनाया जा सकता है ना, बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए। कह रहा है कि स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। लेकिन जम्मू कश्मीर में, झारखंड में कोल बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। राजस्थान में सोलर पावर बहुत ज्यादा है बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी ज्यादा है लेकिन वाटर रिसोर्स नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। डेजर्ट में जो है ये भी रिच कल्चरल हेरिटेज, और कल्चरल हेरिटेज जो है ना कल्चरल रिसोर्स का ही पार्ट होता है। राजस्थान में भी कल्चरल हेरिटेज है, मतलब बहुत सारे वहाँ फोर्ट्स हैं, ऐतिहासिक किले हैं, ऐतिहासिक जगह है, वो सब क्या है, वो कल्चरल रिसोर्स है। लेकिन डेफिशिएंट इन वाटर, पीने का पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स ये सब भी नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स। तो आपने देखा इस पूरे कहानी में, इस पूरे श्लोक में, कि कुछ जगहों पे किसी एक तरह का रिसोर्स है और दूसरे तरह का रिसोर्स नहीं है। तो इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है रिसोर्स को बैलेंस करने का। किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे। रिसोर्स को नेशनल लेवल पे बैलेंस करना,
स्टेट लेवल पे बैलेंस करना और रीजनल लेवल पे बैलेंस करना प्लस लोकल लेवल पे भी बैलेंस करना। तो अब रिसोर्स प्लानिंग जो है कैसे करते हैं आइए देखिए। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जो कि विच इन्वॉल्व्स फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफाई करना और इन्वेंट करना रिसोर्सेज का कि देश में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक। दिस इन्वॉल्व सर्वे। सर्वे करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ रिसोर्सेज हैं। मैपिंग, 3D मैपिंग करेंगे तो पता चलेगा जो है रिसोर्सेज वो उसकी क्वांटिटी कितनी है एंड क्वालिटी कितनी है। तो उसके क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेट करना और मेजरमेंट करना। सेकंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है ना फुल टेक्नोलॉजी के साथ और स्किल के साथ एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना। देखिए अगेन, रिसोर्स जहां भी पाया जा रहा है वहां आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जरूरी है एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी जब भी रिसोर्सेज आएगा ना तो पीछे 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 टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप ये दोनों वर्ड भी आ जाएंगे। थर्ड कह रहा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब मान लीजिए कि इंडिया में एक जगह लिथियम मिला है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेट जो है लिथियम पे कहेगा कि हमारे स्टेट में मिला है तो इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, हम भारत को नहीं देंगे। तो अगर भारत को नहीं देगा तो पूरे भारत में जो है ना लिथियम की कमी हो जाएगी। और सिर्फ लिथियम ही नहीं, अलग अलग रिसोर्स भी जो है इस तरीके से एक स्टेट में पाया जा रहा है, दूसरे स्टेट में वो उस रिसोर्स के बिना बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना चाहिए। कोई एक राज्य में अगर कोई रिसोर्स पाया जा रहा है उस रिसोर्सेज का एसेस दूसरे राज्य को भी मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि ये जो है ना इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही लॉन्च करके बैठा है और इस मामले में बहुत ही कंक्रीट और कंसल्टेड एफर्ट उठा रहा है टू अचीव द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। चलिए नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी रीजन को डेवलप करने के लिए ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उस जगह के रिसोर्सेज को भी डेवलप किया जाए, ठीक। लेकिन कह रहा है मेयर सिर्फ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बिना टेक्नोलॉजी और बिना इंस्टीट्यूशन के रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक जगह है वहाँ रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है तो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, तो इसलिए लिथियम को लेकर के हमने जो है अभी तक कुछ खास डेवलपमेंट किया नहीं है, अब करेंगे। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो मिनरल्स में रिच हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, झारखंड। बट कोई एक ऐसा स्टेट है जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और पुअर रिसोर्स है, महाराष्ट्र। विच हैव अ पुअर रिसोर्स। महाराष्ट्र में रिसोर्स बहुत कम है बट इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। नाउ द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन। देखिए सोशल साइंस जो है ना डॉट टू डॉट कनेक्ट करके पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्रिकल पार्ट भी देखना है, बट ये हिस्ट्रिकल पार्ट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन ये बताता है रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन पॉइंट फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब कोलोनाइजेशन का जो हिस्ट्री रहा है ये बताता है कि भारत में बहुत ज़्यादा रिसोर्स था और यही रिसोर्स जो है ना अट्रैक्ट किया इन लुटेरों को, इन जो है विदेशी आक्रांताओं को भारत में आने के लिए। एंड इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्स। मतलब रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करने के लिए बहुत हायर लेवल का जो है टेक्नोलॉजी चाहिए था जो कि ब्रिटेन में था।
ब्रिटेन में ये चीज था। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि रेनेसांस जो हुआ उसमें जबरदस्त तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और उसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से उन्होंने जो है अपने पावर को और ज्यादा कंसोलिडेट किया इंडिया में। तो टेक्नोलॉजी की वजह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाए, और उनके पास टेक्नोलॉजी था, यही टेक्नोलॉजी जो है ना उनके सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर गया। क्योंकि सारे देखते थे कि ब्रिटिशर्स के पास लेटेस्ट जो है ना हथियार थे, कैवेलरी थी, जो है नेवल आर्मी थी, है ना, और जबरदस्त तरीके से वेपन्स, आर्मामेंट्स, ये सब था। तो ये जो है ना सुप्रीमेसी शो करता है। रेलवे कैसे भूल सकते हैं, कई सारे मशीन्स ना, स्पिनिंग जेनी, क्या क्या उनके पास, ये सब जो है ना ये उनके पावर को और ज्यादा कंसोलिडेट कर गया और सुप्रीमेसी कायम कर गया। तो यहाँ देखिए एक हिस्ट्रिकल व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और टेक्नोलॉजी जो है उनको सुप्रीम पावर बना दिया। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली। इसलिए रिसोर्स जो है ना डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब उन्हें व्हेन दे आर accompanied by टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ये कह रहा है कि रिसोर्स तभी डेवलप हो सकते हैं जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अच्छा, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इंडिया में इसरो एक इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, इसरो एक इंस्टीट्यूट है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और रिसोर्सेज को यूज करके सैटेलाइट जो है ना लॉन्च करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, ये सब इंस्टीट्यूट हैं जो रिसोर्सेज का यूज करके टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और फिर उसी टेक्नोलॉजी से नए नए चीज़ों का जो है ना नए नए, जैसे DRDO है तो ये वेपन्स वगैरह बनाता है। DRDO में वेपन्स बनते हैं, और वेपन्स बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, मेटल्स चाहिए। तो देखिए इंस्टीट्यूट सेटअप, DRDO, रिसोर्सेज आयरन, और डेवलपमेंट क्या हुआ, वेपन्स। तो इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया को जो है ना इस बात का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। इस कॉलोनाइजेशन पीरियड जो है ना, एक कॉलोनाइजेशन पीरियड इंडिया देखा है 200 साल का लगभग, तो इसका एक्सपीरियंस है इंडिया को। वही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, ये सब जो है एक साथ बहुत हेल्प करते हैं किसी जगह को डेवलप करने में। तो आपने टेक्नोलॉजी देखा। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि ह्यूमंस तो इंसान तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी देखिए आज के डेट में क्या स्थिति है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को लोग ही चला रहे हैं ना, उस देश को लोग ही चला रहे हैं, पर देखिए आज किस दिशा में लेकर के चले गए वहाँ के लोग। वही बात है। एंड हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, जब आपने एक चीज झेल चुका है तो आपको पता है कि किस तरीके से जरूरी चेंजेस करके बेटरमेंट लाया जा सकता है। ये सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को कंजर्व करना। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। वही बात है, डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स बहुत जरूरी है, लेकिन irrational consumption and over utilization may lead to socio-economic and environmental problems। हम लोग उसी समय से यही पढ़ते तो आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज करो बिना सोचे समझे तो सोशियो इकोनॉमिक, अमीर गरीब का जो है बंटवारा हो जाएगा, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब तो होगा ही होगा। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए अलग अलग लेवल पे रिसोर्स कंजर्व करना बहुत जरूरी है एट वेरियस लेवल। अब है लैंड रिसोर्स। कह रहे कि हम सब जमीन पे रहते हैं, हवा में तो कोई रहता नहीं है ना। कुछ लोग हवा में भी रहते हैं जब वो फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। एंड वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। हम अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस लाइफ एक्टिविटी, बहरहाल हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट लाइफ एक्टिविटी भी जमीन पे ही परफॉर्म करते हैं। कोई भी जीव जमीन पे ही जन्म लेता है
और जमीन पे अपनी सारी जीवन से रिलेटेड प्रक्रिया करके और जमीन पे ही जो है दम तोड़ देता है ना। अब ये मत कहिए कि फिर चिड़िया वगैरह क्या। 10 लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो इसलिए जरूरी है लैंड को इम्पोर्टेंस देना, है ना। एंड इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। जमीन जो है ना, मिट्टी, भूमि, ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। और इंसान, सभी जंगली जीव, सभी जंगली जानवर, सारे जानवर, सब के सब इसी वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है अपना पेट भरने के लिए। अगर हिरन घास नहीं खाएगा तो शेर, तो हिरन नहीं होगा। फिर अगर हिरन नहीं होगा तो शेर क्या खाएगा। वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब का सब जमीन पे ही हम बनाते हैं। However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, important to use available land for various purpose, but with careful meaning. तो जब हम सारी प्रक्रिया, सारा प्रपंच, जीवन का सारा प्रपंच जमीन पे ही रचते हैं, तो इस मामले में बहुत जरूरी हो जाता है कि जमीन का केयरफुल प्लानिंग करें। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर ना। माउंटेन है, जब माउंटेन है तो आपके दिमाग में तुरंत जो है माउंट एवरेस्ट आ जाना चाहिए, आई मीन हिमालय आ जाना चाहिए। हिमालय कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा हिमालय का जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 है। इतना ऊंचा है कि आप उस पर खड़ा होकर के पड़ोसी के घर में भी झांक सकते हैं। एंड प्लेटू, पठार, डेक्कन प्लेटू, ढक्कन नहीं, ये डेक्कन प्लेटू है। प्लेन्स एंड आइलैंड्स, अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। तो जितना भी लैंड है ना इंडिया में, उसका 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन एरिया है, एंड 27% ये जो है प्लेटू एरिया है। और प्लेटू एरिया में क्या है? रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। प्लेटू एरिया में मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं एंड फॉरेस्ट भी हैं। यहाँ पे आपका डायग्राम है, प्लेन 43%, माउंटेन 33% एंड प्लेटू 27%। अब है लैंड रिसोर्सेज, पर्पस क्या है, किन किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए लैंड का यूज करते हैं। तो पहला है फॉरेस्ट, सेकेंड है वैसे जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। सेकेंड है जो नॉन एग्रीकल्चरल है और बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए छोड़ रखा हुआ है। तीसरा है वैसे अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें फैलो लैंड को एक्सक्लूड कर रखा है हमने। फैलो लैंड क्या है देखेंगे अभी। तो इसका पहला पार्ट है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब चारागाह। सेकेंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रोप्स, लैंड मतलब वैसा जमीन जहाँ पे अलग अलग विविध तरीके के जो है ना पेड़ पौधे उगे पड़े हैं। एंड कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, तो इसका मतलब है कि 5 साल से ज़्यादा समय के लिए उसको छोड़ दिया हमने, मतलब उसको छोड़े हुए, उस पर खेती किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये सब अनकल्टिवेटेड लैंड में आते हैं। चौथा है फैलो लैंड, मतलब कि 1 या 1 साल से कम समय के लिए उस पर खेती नहीं हुई है। और दूसरा 1 से लेकर के 5 साल तक के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, मतलब 1 से 5 साल तक के लिए उस पर खेती नहीं की गई है। तो ये हो गया फैलो लैंड के अंदर। अब है लैंड यूज पैटर्न। पैटर्न क्या है? लैंड का जो है यूज कैसे होता है। तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, मतलब टोपोग्राफी मतलब जो भूमि है, वहाँ नदी है, रेगिस्तान है, फाइन मिट्टी है, सॉइल जो है फाइन सॉइल है या फिर एरिड सॉइल है, किस तरीके का सॉइल है। तो सॉइल टाइप्स, पहाड़, प्लेटूज, है ना, ये सब टोपोग्राफी में आ गया। क्लाइमेट, वेदर वगैरह ये सब जो है ना, प्लस ह्यूमन फैक्टर्स जो जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशन, ये सब जो है ना लैंड का यूज किस तरीके से होगा डिसाइड करते हैं। जिस तरीके के लोग होंगे उस तरीके का वहां के जमीन का यूज होगा। चलिए अब है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद कर लो, ये दिमाग में एकदम रहना चाहिए। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको ना मिक्सर में डाल करके घर घर करके उसको पी जाओ। कह रहा है कि
ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 93% का डाटा ही हमारे पास है। बाकी 7% का डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के तरफ से आए नहीं है, सर्वे अभी जो है हुआ नहीं है, और कुछ एरिया जम्मू एंड कश्मीर जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है, और कुछ एरिया जो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान पीओके और चाइना अक्साई चीन जो कि 1962 से ही है चाइना के पास। तो ये एरिया का भी जो है ना हमारे पास सर्वे नहीं होने की वजह से डाटा नहीं है। तो अब कह रहा है सॉइल एज ए रिसोर्स। तो ये जो सॉइल है ना ये एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हालांकि ये जो नीचे आप देख रहे हैं अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक, इससे यहाँ तक सफ़र करने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, है ना। तो फिर ये रीन्यूएबल क्यों कह रहा है? क्योंकि एक बार सॉइल के अंदर का न्यूट्रिएंट्स अगर ख़त्म हो गया तो बहुत इजीली जो है वो रिटेन कर जाता है, इसलिए यहाँ पे रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहा जा रहा है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर प्लांट्स और तमाम तरीके के लाइफ जो है ना सस्टेन करते हैं। तो सॉइल जो है ये लाइफ को सस्टेन करता है। सॉइल सस्टेन लाइफ, दैट इज वाई सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। आप बीज लगाते हैं और उस बीज को उसमें जान फूंकता है और जो है एक नए लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल। Now it is saying that it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगते हैं। रिलीफ पैरेंट रॉक और बेड रॉक ये सब जो है ना क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और समय भी टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऑल्सो टेम्परेचर, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स, ये सभी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो आप इसको अगर पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। टेम्परेचर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर्स, ये सब जो है आप लिख सकते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक। देखिए सॉइल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम ह्यूमस बोलते हैं। फिर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, उन आधार पे जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के आधार पे जो है ना हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के लिए हमेशा कोई ना कोई आधार चाहिए होता है, कोई ना कोई हमेशा बेस चाहिए होता है। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे, बेस जो है यहाँ पर दिया है, ये हमारा बेस रहने वाला है। सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, ये सब जो है हमारा बेस रहने वाला है जिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला टाइप एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ना ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। इंटायर नॉर्थ प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल एंड दे आर वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है, और फर्टिलिटी जो है ना उपजाऊ है, इसलिए इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। 3 हिमालयन नदियों के द्वारा बनाया गया है यह एलुवियल सॉइल। पहला इंडस नदी, सेकेंड गंगा एंड थर्ड ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों ने मिलकर के हिमालयन एलुवियल सॉइल का जो है निर्माण किया है। दिस सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात नैरो कॉरिडोर। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पार्टिकुलरली ईस्टर्न कोस्टल मतलब भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला राज्य। ठीक, एंड
ये जो है, ये वाला जो है ना, ये साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। कह रहा है कोस्टल प्लेन, ये नीचे वाला ये सब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदी के किनारे भी पाया जाता है। दोस्तों एलिवियल सॉइल जो है, ये यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा डेंस होती है ना। फिर कह रहा है कि द सॉइल्स आर कोर्स, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एज द्वार्स, सॉस एंड तराई। Apart from the size of their grain or components, soil are also described on the basis of their age. उनके एज के आधार पे भी उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एज के आधार पे क्या क्लासिफिकेशन है? तो दो क्लासिफिकेशन है, ओल्ड एल्यूवियल एंड न्यू एल्यूवियल, जिसका नाम है खादर। तो ओल्ड एल्यूवियल का नाम हो गया बांगर और न्यू एल्यूवियल का नाम हो गया खादर। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, कंकड़ मतलब छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, देन खादर। तो बांगर वाला जो मिट्टी है ना, वहां पे कंकड़ यानी कि छोटे छोटे कंकड़ पेबल्स जो है ना ज्यादा पाए जाते हैं इन कंपेयर टू खादर। खादर जो है एकदम न्यू एल्यूवियल है एंड इट हैज मोर फाइन पार्टिकल। खादर मिट्टी में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये बांगर से ज्यादा फर्टिलिटी कैरी करता है। फिर कह रहा है एल्यूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, वही चीज़ है हमने देखा, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। एंड एडेक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, जो कि शुगर केन, पैडी, व्हीट और अदर सीरियल्स, अनाज और पल्स यानी दाल जैसे चीज़ों को उगाने में बहुत हेल्प करता है। तो कौन कौन से जो है मिनरल्स पाए जाते हैं? पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, ये रीजन जो है ना, नॉर्थ एरिया वाला जो रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा खेती होती है और अच्छी खेती होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेंस घनी आबादी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल, कह रहा है दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ये सॉइल जो है ना, ये इनका कलर जो है ब्लैक होता है। कोई इनको फेयर लवली बताओ, कोई क्रीम वगैरह बताओ, काले पड़ते जा रहे हैं बेचारे। एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, और इनको रेगर सॉइल भी कहते हैं ना। ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल सॉइल होता है एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। कह रहा है कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है, कॉटन के लिए बेस्ट होता है और डक्कन ट्रैप में पाया जाता है। ठीक है, जो कि डक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है ना, लावा से जो बना है, लावा मतलब वोल्केनो के अंदर से जो निकलता है ना, उसको लावा बोलते हैं, उसी लावा से बना है। ठीक, दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये सब जो है ना, ये सब डक्कन प्लेटू वाला एरिया है और यहाँ पे पाया जाता है ब्लैक सॉइल। चलिए, कह रहा है कि ब्लैक सॉइल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लेई होता है एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब फीचर्स हैं। और रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये भी एक और फीचर्स ऐड हो गया। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम Mg एंड पोटास एंड लाइम। दिस सॉल्ट्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, फॉस्फोरस जो है ना कम होता है इन मिट्टी में। कह रहा है कि गर्मी के मौसम में डीप क्रैक्स बन जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है ना, वो बहुत स्टिकी और बहुत गीले हो जाते हैं और उस पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसका टिलिंग कर दिया जाए प्री मानसून पीरियड में, जब पहली बारिश की छमछम होती है। चलिए, नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। देखो, लाल और पीला सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक। रेड क्यों है? रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ना आयरन आपको मिलेगा। ठीक, करा कहाँ पाया जाता है? ये डक्कन प्लेटू में पाया जाता है और डक्कन प्लेटू वाले क्षेत्र में ही आयरन ओर भी पाया जाता है। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन, पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट
एंड दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन, आयरन के साथ डिफ्यूज हो जाता है जिस वजह से कलर जो है इसका रेडिश हो जाता है, ठीक। एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। चलो अगला है लेटरिंग सॉइल, सॉरी इट्स नॉट लेटरिंग, इट्स लेटराइट सॉइल। Laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick, and this laterite soil develops in area with high temperature। देखिए आ गया, कहाँ पाया जाता है? जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक। टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों बहुत ज़्यादा हो, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग मतलब जैसे पानी, बारिश हुई ना तो मिट्टी जो है, मिट्टी को बारिश अपने साथ दूर बहा ले जाता है। ड्यू टू हेवी रेन, ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो। ह्यूमस जो है बहुत लो होता है क्योंकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि डिकम्पोजर्स वगैरह वो गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर जो डिकम्पोजर्स हैं जो ह्यूमस की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाते हैं वो डिकम्पोजर्स डेड हो जाते हैं, ठीक है। क्यों डेड हो जाते हैं? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन आफ्टर ट्रीटमेंट विथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के हिली एरिया में, असम में भी पाया जाता है। कह रहा है कि आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग पे अगर आप वर्क करें तो इन जगहों पे भी जो है ना क्या उगाया जा सकता है? चाय बोलो चाय। ग्रोइंग टी एंड कॉफी, ठीक है। टी और कॉफी उगाया जा सकता है। और रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक केसोनट, ठीक है। तो इन सब जगह पे केसोनट, चाय, कॉफी ये सब जो है उगा सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है ना वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक। डेजर्ट एरिया में क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बारिश बहुत कम होती है। लेटराइट सॉइल में क्या था? टेम्परेचर बहुत हाई था और रेनफॉल बहुत हाई था। यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई है बट रेनफॉल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो कह रहा है कि दिस सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। हाँ तो डेजर्ट सॉइल है तो सैंडी होगा ना। एंड सलाइन इन नेचर। In some area, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. वाह वाह मोदी जी वाह। देखिए कह रहा है कि एक तो यहाँ पानी ऐसे ही कम है, दूसरा टेम्परेचर बहुत हाई है और जो पानी है ना उसमें नमक पाया जाता है। तो पानी को इवापोरेट करके नमक निकाल लेते हैं। तो यहाँ का मिट्टी जो है ना वो सलाइन नेचर का हो गया, सैंडी इन टेक्सचर, बालू वाला मिट्टी, और उसमें भी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नमक स्वादानुसार नहीं है, ज़्यादा है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, बारिश नहीं होती है तो क्लाइमेट ड्राई होगा ना मामू। हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लाइक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। पानी नहीं है तो मॉइस्चर नहीं होगा, और हाई टेम्परेचर है तो ह्यूमस भी नहीं होगा। अभी हमने देखा ना कि हाई टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजर्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्युपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। कंकड़, द कंकड़ layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. ठीक है। एरिड सॉइल कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरिया में, जैसे कि राजस्थान। सॉइल जो है सैंडी होता है और सलाइन इन नेचर होता है ना। और इवापोरेशन के बाद साल्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इवापोरेटिंग द वाटर एंड नो ह्यूमस नो मॉइस्चर। चलो फॉरेस्ट सॉइल, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। अब फॉरेस्ट वही होगा ना जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी होगा, ठीक है।
तो कह रहा है कि जो हिली माउंटेन एरिया जहाँ पे है ना फॉरेस्ट वगैरह, यहाँ पानी बारिश तो होती है, सॉइल टेक्सचर वेरीज according to mountain environment where they are formed. They are loamy and silty, valley side and coarse grained in the upper slope. In the upper slopes. In the snow covered area of the Himalaya, this soil experience denudation. Denudation का क्या मतलब है? And are acidic with low humus content. देखिए, ये मान लीजिए कि पहाड़ है, ठीक है? तो यहाँ जब बारिश होगा ना, तो बारिश अपने साथ मिट्टी को जो है ना बहा करके नीचे ले आएगा, तो इसको बोलते हैं डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल, इरोजन भी बोलते हैं। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलिवल फैंस आर फर्टाइल। तो रिवर टेरेस और नीचे, तो नीचे जो एरिया है ना, अब मान लीजिए कि इधर भी जो है ये पहाड़ है, यहाँ भी बारिश हो रही है, तो बारिश के साथ मिट्टी जो है नीचे आ रहा है, तो जो बड़े बड़े पत्थर है या कंकड़ है, ये घिस घिस करके नीचे आ रहे हैं, तो ये नीचे आते आते और फाइन पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो एरिया है ये वैली कहलाता है, दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया ये वैली कहलाता है। और यहाँ पर जो है ना कह रहा है कि फर्टाइल एरिया होता है, फर्टाइल प्लेन होता है ये। चलिए अब है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कथा समाप्ति की ओर। कह रहा है कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सॉइल इरोजन और सॉइल इरोजन से बचाव करना है ना, यानी कि कंजर्व करना। कंजर्व कैसे होगा? जब आप सॉइल इरोजन के कारण को पता लगा लेंगे तो सॉइल कंजर्वेशन अपने आप से स्टार्ट हो जाएगा। सफाई कब होती है? जब आपको गंदगी दिखना स्टार्ट हो जाता है, जब आपने नोटिस कर लिया गंदगी कहाँ है, सफाई का पहला प्रयास वहीं से शुरू हो गया। तो कह रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे होगा? जब आप सॉइल इरोजन के कारण को फाइंड आउट करेंगे। तो डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉश डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? ये है आपका चीट कोड definition of soil erosion. Here the process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. अच्छा ये क्या है? देखिए बाद में देखेंगे। Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation. तो soil erosion जो है वो नेचुरल कारणों से भी होता है, ठीक? तो देखिए नेचर जो करता है ना, नेचर अपने कारण से करता है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे जगह बेनिफिट कर रहा होता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर सॉइल इरोजन हो रहा है ड्यू टू रेनफॉल। तो यहाँ का जो मिट्टी है ना, यहाँ का मिट्टी यहाँ का कटाव हो रहा है और मिट्टी यहाँ पर जा करके कलेक्ट हो रही है, ठीक? तो यहाँ पर कटाव हुआ, यहाँ पर मिट्टी कलेक्ट हो गया और ये एलिवियल सॉइल हो गया। यहाँ पे जो है फर्टिलिटी हाई हो गई, फर्टिलिटी हाई। लेकिन इंसानों की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है, जबकि नेचुरल प्रोसेस जो होता है ना वो बैलेंस्ड होकर के चलता है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, किसी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। कह रहा है कि हद से ज़्यादा ग्रेजिंग करना, कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाना, माइनिंग करना, ये सब जो है ना ये ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो सॉइल इरोजन का कारण बनता है। जबकि नेचुरल फोर्स लाइक विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर रिलेट टू सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गुलीज। देखिए ये आपके सामने है, ये छोटे कुछ नहीं, ये मिट्टी जो है ना, मिट्टी के बीच जब पानी भारी बहाव से बहता है तो मिट्टी के बीच ना ऐसे ऐसे गड्ढे कर देता है नालों की तरह, है ना? तो इसको आप बोल सकते हैं गुलीज। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। फिर ये लैंड कटाव होने के बाद, है ना, बहुत सारी जो है नदी के पानी की वजह से या बाढ़ के पानी की वजह से उसमें नाले बन जाते हैं, जिस वजह से वो बैड लैंड घोषित कर दिया जाता है, वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। इन द चंबल, चंबल बहुत फेमस है, ठीक, फिल्मों में डाकू के लिए और ज्योग्राफी में रेवाइंस के लिए। मतलब
सेम चीज गलीज, यानी कि छोटे छोटे नालों का निर्माण हो जाना, है ना। इस तरीके से जो है अब देखिए ये सॉइल इरोजन हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर जो एक प्रॉपर तरीके से हुआ है, लेकिन अगले डायग्राम में आप देखें फिगर 1.12, यहाँ गली इरोजन, आप इसको मान लीजिए इसी को बड़े स्तर पे रेवाइंस मान लीजिए, जो कि चंबल में पाया जाता है। कह रहा है वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। तो पानी के बहाव से मिट्टी का जो ऊपरी तल है वो पानी के साथ साथ बह जाता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वास्ट। टॉप सॉइल जो है ना वो वास्ट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड सीट इरोजन। तो यहाँ आपको सॉइल इरोजन का डिफिनेशन है और यहाँ सीट इरोजन। क्या है सीट इरोजन? जब टॉप सॉइल पानी के साथ बह जाता है उसको सीट इरोजन बोलते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल, कह रहा है पानी क्या कम था, जो हवा भी आ गया, जो लूज सॉइल है ना वो हवा के साथ भी बह जाता है। विंड इरोजन जो है, सॉइल इरोजन हो रहा था, सीट इरोजन हो रहा था, अब विंड इरोजन, क्योंकि हवा जब बहेगा ना तो अपने साथ मिट्टी के टॉप फाइन पार्टिकल्स जो हैं उनको अपने साथ उड़ा ले जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है प्लाविंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। ये जो है ना ये डायग्राम के मदद से देखते हैं। अब आइए समझते हैं जो बांगर और खादर, टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लाविंग और जो हमने शेल्टर बेल्ट्स छोड़ा था, अब देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो बांगर एंड खादर, बांगर जो है ये ओल्ड सॉइल है, ओल्ड एल्यूवियल है, और खादर जो है ये न्यू है। देखिए ये जो है ना ये माउंटेन है, और माउंटेन के तलहटी में ये सब जो है तराई क्षेत्र है। ये जितना है ना ये तराई क्षेत्र है। कह रहा है कि तराई के बाद का जो एरिया है ये एरिया जो है ना ये बांगर कहलाता है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, जो नदी अपने सिल्ट, अपने एल्यूवियम के डिपॉजिट के द्वारा ये जो नया वाला मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा करके नदी ने बनाया है, इसको खादर बोलते हैं। तो बांगर और खादर में यही डिफरेंस है। नदी जहाँ बहती है अपने किनारे न्यू एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन कर देती है, और इसी न्यू एल्यूवियम सॉइल को खादर कहते हैं। और जो पुराना हो चुका है, जो खादर सॉइल पुराना हो चुका है, उसको बांगर सॉइल कहते हैं। आई होप बांगर एंड खादर का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब चलते हैं शेल्टर बेल्ट्स की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए खेत है, और ये जनरली डेजर्ट या एरिड सॉइल वाले जगह पे किया जाता है। तो ये देखिए ये खेत है ना। अब क्या होगा कि जब विंड आएगा, किसी भी डायरेक्शन से विंड आएगा, तो ये क्या करेगा, अपने साथ मिट्टी का जो टॉप लेयर है ना, मिट्टी का जो टॉप लेयर है इसको अपने साथ उड़ा ले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना पेड़ लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। पेड़ क्या करता है, इन सबको, ये जो विंड है ना इसको कंट्रोल करता है, ताकि हवा के साथ साथ ये मिट्टी का जो टॉप लेयर है, जो कि बहुत ही फाइन लेयर है, ये उड़ करके कहीं दूसरे जगह ना चले जाए। तो इसलिए यहाँ जो है ना एक शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं, चारों तरफ पेड़ लगाते हैं, ताकि ये पेड़ जो है विंड को कंट्रोल करे, ताकि खेत के जो टॉप लेयर सॉइल है ये हवा के साथ उड़ करके कहीं और ना चले जाएं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं टेरेस फार्मिंग। देखिए ये टेरेस फार्मिंग है, ये जो है ना ये पहाड़ है, और पहाड़ पे इस तरीके की हम लोग खेती करते हैं कि टेरेस बना करके, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे टेरेस बना करके हम लोग खेती करते हैं। तो ये है टेरेस फार्मिंग, यहाँ पर हम लोग खेती करते हैं। इससे क्या होता है ना कि पानी जब गिरता है तो यहाँ पर जो है पानी अटकता है, उसको रेजिस्टेंस मिलता है, जिस वजह से पानी का फ्लो कम होता है। फिर और कम फ्लो के साथ पानी यहाँ गिरता है, और यहाँ पर भी जो है ना पहले से पौधे लगे हुए हैं, तो पानी का जो है ना पानी का बहाव और कम हो जाता है। तो पानी डायरेक्ट ऐसे नहीं गिरता है। अगर पानी डायरेक्ट ऐसे आए तो इससे पानी बहुत तेज़ी में बहेगा, और पानी के साथ जो है ना पानी अपने साथ सॉइल को डिग्रेड करके नीचे लेकर के आ जाएगा। लेकिन टेरेस फार्मिंग में बहुत स्लो पानी गिरता है, जिस वजह से सॉइल जो है वो इरोड नहीं हो पाता है। तो ये टेरेस की तरीके का बना करके करते हैं टेरेस फार्मिंग। और सेम है कॉन्टूर प्लाविंग, लेकिन इसमें टेरेस नहीं, हम लोग इस तरीके से टेरेस नहीं बनाते हैं, बल्कि हम लोग ऐसे सीधा रखते हैं और यहाँ पर जो है ना ऐसे खेती करते हैं,
और बीच में जो है ना नाले की तरह बना देते हैं, बीच में जो है ये नाले की तरह हम लोग बना देते हैं। इससे क्या होता है कि पानी जो है ना, पानी डायरेक्ट नीचे ना आकर के पानी यहाँ आता है और पानी जो है, पानी का बहाव ऐसे हो जाता है और फिर इसी पानी से इरिगेशन कर लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ आएगा पानी और यहाँ पर भी जो हमने नाला टाइप बना करके रखा है, पानी को यहाँ कलेक्ट कर लिया और इसी पानी से जो हमने सींच दिया, इरिगेट कर दिया फसल को। तो टेरेस फार्मिंग में इस तरीके का बनता है, कंटूर प्लाविंग में इस तरीके का बनता है और यहीं पर इस तरीके से खेती होता है और पानी डायरेक्ट ना बहा करके पानी ऐसे बहता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये पानी ऐसे बहता है। तो बस यही डिफरेंस था कंटूर प्लाविंग और जो है टेरेस फार्मिंग में। तो बस दोस्तों आज इतना ही, अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, बाय।